माय डियर स्टूडेंट। तो पार्ट 2 हम सॉल्यूशन का शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों ने कुछ डाउट पूछा है कि ये जो नॉर्मलिटी इक्वेशन है, मोलरिटी इक्वेशन है, कब कैसे यूज करेंगे। तो मैंने उनको बताया था कि मैं एक न्यूमेरिकल का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आपको 2 सॉल्यूशन दिया गया है और दोनों सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन का आपको नॉर्मलिटी पता नहीं है या मोलरिटी पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2, और नॉर्मलिटी के केस में यूज कर सकते हैं n1 v1 इक्वल टू n2 v2। बट अगर 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर दें, लेकिन ये दोनों नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं होना चाहिए, ओनली सॉल्यूशन को मिक्स कर दें, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m3 v1 प्लस v2। जैसे एक एग्जांपल है कि कोई सॉल्यूशन है जो 500 ml का है और उसकी मोलरिटी 2 है, और एक और सॉल्यूशन है 250 ml का है, उसकी मोलरिटी 3 है। तो इन दोनों को मिक्स करने पे न्यू मोलरिटी कैलकुलेट करें। तो हमको m3 कैलकुलेट करना है, हमको v1 प्लस v2 पता है 500 और 250, तो 750 हो जाएगा। तो हम m3 इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आपने एक बताया था कि m1 v1 अपान n1 इक्वल टू m2 v2 अपान n2, ये कब यूज करेंगे। एक्चुअली n1 और n2 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक नंबर है। जैसे आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे n2 प्लस H2 गिव्स NH3, इसको बैलेंस कर लें, तो बैलेंस करने पे आपके पास क्या आएगा, नाइट्रो 2 और यहाँ 3। तो जो स्टोइकोमेट्रिक नंबर है, नाइट्रोजन का 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो सब चीज़ें रखेंगे कि जब 2 सॉल्यूशन हम मिला रहे हैं तो वहाँ पे उस गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पार्ट 2 सॉल्यूशन का स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे वे से। तो यूनिट 2 सॉल्युबिलिटी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। यूनिट 2 सॉल्युबिलिटी, आप नोट्स बनाएंगे, मैं यहाँ पे आपका एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी में हमको 3 टर्म्स पढ़ने हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैसेस इन लिक्विड। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड, इम्पोर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गैस इन लिक्विड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। जैसे आपको पता है कि किसी पार्टिकुलर, जैसे हमने यहाँ पे एक ग्लास लिया हुआ है, हाँ, अगर इसमें हमने कोई सॉल्यूट डाला और इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सब्सटेंसेस इसमें डिजॉल्व हो जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। तो ये डिपेंड करता है कि इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रहा है। ये जो सब्सटेंसेस इसमें डिजॉल्व होता है, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ओके, क्या बोलते हैं उसको, डिसोल्यूशन। अब जैसे जैसे अगर सपोज आप हीट कर रहे हो, कंपाउंड डिजॉल्व होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा नीचे सब्सटेंस जैसे वो ठंडा होगा वो नीचे क्रिस्टल के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो डिसोल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। क्रिस्टलाइजेशन में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो हमारे सॉल्यूट हैं वो बॉटम में क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर एक वर्ड की हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे हमने एक ग्लास लिया हुआ है और हमने इसमें सब्सटेंसेस क्या किया, ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो रहा है। अब जब ये डिजॉल्व हो रहा है तो अब कोई भी सॉल्यूट अब डिजॉल्व होना बाकी नहीं है, मतलब आप जितना भी ऐड कर रहे हैं डिजॉल्व हो जा रहा है। तो ये मैक्सिमम सब्सटेंसेस जब इसमें डिजॉल्व हो गया तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट एडेड इन दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट जैसा कि आपको पता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आप चाय बनाते हो, पानी में शुगर डालते हो, तो आप जब हीट करते हो तो क्या होता है, शुगर डिजॉल्व हो जाता है। आप थोड़ा और शुगर डालोगे और डिजॉल्व हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं।
तो सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस इसमें क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए, लेकिन जब ये ठंडा हुआ तब क्या हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉरी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज अगर खूब भूख लगी है तो कुछ भी नहीं है पेट में, तो हमारा कंडीशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें खानी है। फिर हमने खाना शुरू किया, तो खाते खाते एक समय आया कि पूरा पेट भर गया, अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, हम कहेंगे क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गए हम। लेकिन देखा कि अभी खाना तो ज़बरदस्त है, बढ़िया है, तो कुछ और खा लिया, एक्सेस खा लिया, तो एक्सेस खा लेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में नो मोर सॉल्यूट इज एडेड इन दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड, मोर सॉल्यूट इज एडेड इन दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे हम जो सॉलिड हम डिजॉल्व कर रहे हैं इस पार्टिकुलर सॉल्वेंट में, इसको हम बोलते हैं सॉल्बिलिटी। किस केस में, सॉलिड इन लिक्विड। आप थोड़ा सा इस कर्व को अच्छे से देखेंगे, इस कर्व से हम बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। तो जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉलिड को किसी पार्टिकुलर लिक्विड में डिजॉल्व होने पर इफेक्ट डालते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि आपको पता है, आप क्लास 11th में पढ़े हो कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर है तो किस में डिजॉल्व होगा, पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। अब पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो क्या होगा, डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर हमारा नॉन पोलर है सॉल्यूट तो हमारा सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर NaCl जो कि पोलर है अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो डिजॉल्व हो जाएगा। वहीं अगर हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे बेंजोइक एसिड है, नेप्थलीन है, अगर उसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो नहीं होगा। तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या है, नॉन पोलर है। तो एक बात तो क्लियर है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जैसा पोलर होगा तो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में, पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। इज इट क्लियर। एक दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। अब मैक्सिमम केसेस में जानते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन सारे सब्सटेंसेस के लिए सही नहीं है। ये डिपेंड करता है दो केसेस पे, क्या रिएक्शन इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जैसे NaNO3 है, NaNO3 है, KNO3 है, AgNO3 है, अमोनियम क्लोराइड है। इनका क्या है, चेंज ऑफ इंथैल्पी इज ग्रेटर देन 0। तो इस केसेस में क्या है कि जैसे इन सब्सटेंसेस को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप हीट बढ़ाओगे ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। अब एक बात आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर प्रिंसिपल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर प्रिंसिपल में क्या है कि अगर आप हीट कहाँ दे रहे हो, लेफ्ट साइड में, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो कोई भी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, इसलिए सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो एरो में कि ये सारे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो सॉल्बिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे वहीं अगर हम बात करें कि जब टेम्परेचर बढ़ाने पे किस तरह की सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, हीट इवॉल्व होता है। जब हीट इवॉल्व होगा तो अकॉर्डिंग टू ली चटेलियर प्रिंसिपल रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा तो वैल्यू क्या होती है, लो होती है। जब वैल्यू लो होगी तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये किस तरीके के सब्सटेंसेस में होगा, लिथियम सल्फेट हो गया, सेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो ये सब क्या है, इनकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाती है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। एक और केसेस मिलता है कि द सॉल्बिलिटी शो इरेगुलर बिहेवियर विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इरेगुलरिटी होती है। जैसे इस पॉइंट को आप अच्छे से देखेंगे
ये हमारा सोडियम सल्फेट का है इंटू 10H2O, इस टेम्परेचर पे 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, उसके बाद क्या हो गई, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है ये रैंडमली यहाँ पे क्या है, रेगुलरिटी शो करती है, इरेगुलर वे पे हैं। तो यहाँ इस 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोडियम सल्फेट इंटू 10H2O की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आफ्टर दिस टेम्परेचर सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी है, तो यहाँ पे ये क्या है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इरेगुलर शो करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट है जब सॉलिड डिजोल्व होता है लिक्विड में। तो क्योंकि आपको पता है कि जो सॉलिड है वो आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जब आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब सॉलिड को डिजोल्व करते हैं, कहाँ पे, लिक्विड में। जैसा कि आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि जब सॉलिड को डिजोल्व करते हैं लिक्विड में तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप इसको याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो अब बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। जैसा कि आपको पता है कि लिक्विड में गैसेस क्या हैं, डिजॉल्व हैं, तभी तो एक्वेटिक लाइफ क्या है, पॉसिबल है, ये तो आपको ऑलरेडी भी पता है। तो ये क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो वॉल्यूम ऑफ गैस that can dissolve in a fixed volume of liquid to form saturated solution at given temperature is called solubility of gases in liquid। मतलब किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई लिक्विड है उसमें कितना गैस डिजोल्व हो जा रहा है टू मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब उस गैसेस पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, किस किस फैक्टर को डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हमारा है नेचर ऑफ गैसेस एंड सॉल्वेंट। जैसा कि आपको ऑलरेडी फिर से पता है कि जैसे जो गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, ये क्या है, बहुत कम अमाउंट में ये गैसें डिजोल्व होती हैं। क्यों, बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट गैस, आप इसको इजीली लिक्विफाइड नहीं कर पाएंगे। आप क्लास 11 में पढ़े थे स्टेट्स ऑफ मैटर में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में। तो जो गैसेस इजीली हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं वो गैसेस क्या होती हैं, कम डिजोल्व होती हैं। वहीं जो गैसें हम इजीली लिक्विफाइड कर सकते हैं वो गैसें ज़्यादा डिजोल्व होती हैं। जैसे हमारा अमोनिया हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस क्या होती हैं, डिजोल्व होती हैं। तो ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो एक बात तो क्लियर है, जिसका लिक्विफिकेशन हो सकता है वो गैसेस क्या होती हैं, ज़्यादा डिजोल्व होती हैं। जो परमानेंट गैसें हैं जिनको हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं वो गैसें क्या होती हैं, कम डिजोल्व होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि आप पढ़ रहे थे अभी थोड़े समय पहले कि एक सॉल्वेंट में हम जब सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। लेकिन गैस के केसेस में हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे आप वाटर को जब गर्म करते हो तो उसमें से सारी गैसें क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। आप देखते हो बबल्स बनते हैं, तो जो बबल्स बनते हैं उससे गैसें क्या हो जाती हैं, रिलीज हो जाती हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे सपोज आप कुछ स्पाइसी जब खा लेते हो तो क्या होता है, जब आप स्पाइसी खाते हो तो आपको तीखा लगता है, तो आप सोचते हो कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक मैं कोल्ड वाटर रखता हूँ, एक हॉट वाटर रखता हूँ। तो जब कोल्ड वाटर आप लोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर हॉट वाटर पियोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपको स्पाइसी खाने से तीखा लग रहा है वो और बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है, टेम्परेचर जो ज़्यादा है उससे क्या हो रहा है, उसमें गैसेस है नहीं, या जब गैसेस नहीं है तो क्या हो रहा है, वो रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे समर सीजन में जब पॉन्ड का या किसी का आप देखते होंगे
कि गर्मी के सीज़न में जो फिशेस होती हैं, जो ऊपर लेयर में होती हैं, वो मर जाती हैं। क्यों? डेथ उनका हो जाता है, डाई क्यों हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा समर सीजन से, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होगा। अब कम होगा तो उनका रेस्पिरेशन अच्छा से नहीं चलेगा, इसकी वजह से उनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है, डाई हो जाती हैं। तो एक बात आप याद करके रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एक बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि एग्ज़ाम में इसमें आना ही आना है, तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या करता है? पूछता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जैसे अब कोई गैस, जैसे पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये लिक्विड है और यहाँ पे गैस को क्या किया गया है? डिजॉल्व किया जा रहा है। तो हमने क्या किया? इधर से प्रेशर लगाया। तो जब हम प्रेशर लगाएंगे तो गैसें क्या होंगी? ज़्यादा डिजॉल्व होंगी। ये जो गैसें जब ज़्यादा डिजॉल्व होंगी तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। तो इस लॉ को, एक स्पेशल लॉ है, इस लॉ को हम बोलते हैं क्या चीज़? हेनरी लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी लॉ। तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हेनरी लॉ के। तो हेनरी लॉ के बारे में आपको थोड़ा अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूशन। जैसे अब अगर हेनरी लॉ को हम मैथमेटिकली डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के पी वेयर के इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि जो गैसेस हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे। यानी प्रेशर बढ़ाने पे गैसें क्या होती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होती हैं। ये अपने लाइफ में एक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हेनरी लॉ पे क्या हैं? बेस्ड हैं। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर सपोज बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी गैसेस हैं और किसी पार्टिकुलर एक गैस को हमको डिजॉल्व करना है, तो हम वहाँ पे कौन सा टर्म यूज करते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स का, मोल फ्रैक्शन। आपको पता है, जैसे सपोज कोई क्लास है, उस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, मैं केवल बॉयज़ को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? नंबर ऑफ बॉयज़ अपॉन टोटल स्टूडेंट, यानी हम किसी पार्टिकुलर आइटम्स को या पार्टिकुलर पार्ट को ही क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकुलर गैसेस को ही अगर सिलेक्ट करना है तो या कुछ भी करना है तो हम कह सकते हैं उसके लिए हम कौन सा टर्म्स यूज करते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम बात करें हेनरी लॉ को अच्छे से समझने के लिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी मोल फ्रैक्शन जेटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वेयर इक्वल टू के डैश पी, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 के डैश इंटू जेटा मोल फ्रैक्शन। 1 के डैश को ही हम बोलते हैं के एच, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है के एच, वेयर के एच इज द हेनरी कांस्टेंट। और एक बात आप याद रखेंगे कि सारे गैसों का, जितनी भी गैसें हैं उन सबका के एच वैल्यू क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी हेनरी लॉ को हम डिफाइन कर सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन ए वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दी सॉल्यूशन। जैसा कि आपको इधर पिक्चर आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने पार्शियल प्रेशर रखा है, ये मोल फ्रैक्शन है। तो आप इसका स्लोप जब खींचेंगे तो क्या आएगा? स्लोप स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? के एच। तो के एच का स्लोप कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं अपने लाइफ में जो हम हेनरी लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। जैसे आप जब कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो जैसे ही ढक्कन खोलते हो तो उसमें से गैसें निकलती हैं। ये जो गैसें हैं इसमें कैसे डिजॉल्व की गई होंगी? कैसे भरी गई होंगी? इन गैसों पे प्रेशर लगाते हैं। जब प्रेशर आप लगाते हैं तो ये गैसें क्या हो जाती हैं? डिजॉल्व हो जाती हैं। तो जो भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक हैं उन सब में गैसें जो भर जाती हैं वो किसके रूल पे हैं? हेनरी
लॉ पे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि हर गैस का हेनरी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, अलग अलग है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बात करूं कि यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे गैसें डिजॉल्व हो रही हैं, तो अगर मैं कहूँ ये वैल्यू फिक्स होता है, ये वैल्यू फिक्स होता है, लेफ्ट के एच इंटू एक्स वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं और के एच का वैल्यू ज़्यादा है तो एक्स की वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अगर के एच की वैल्यू कम है तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो अब ये बताइए, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और के एच की वैल्यू अगर ज़्यादा है, के एच ज़्यादा है, तो जेटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है गैसें क्या हो रही हैं, कम डिजॉल्व हो रही हैं। लेकिन अगर वहीं के एच की वैल्यू क्या है, कम है, तो जेटा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो गैसें क्या हो रही हैं, ज़्यादा डिजॉल्व हो रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात आप नोट करके रख लीजिएगा कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होने पे, एज द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज, मोल फ्रैक्शन या गैसेस डिजॉल्व इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट डिक्रीज। व्हेन के एच वैल्यू डिक्रीज, गैसेस, मोर गैसेस डिजॉल्व इन पार्टिकुलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक अपोजिट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से रिवीजन करें, जो भी डाउट है आप मुझे बताएं, और इसके बाद हम लिक्विड इन लिक्विड को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।